तो फाइन दोस्तों, आप सभी को जिस वीडियो का इंतजार था, जिस वीडियो के लिए आप सभी के बहुत से कमेंट आते फाइनल वीडियो आ चुकी है। जैसे तो फाइनली कक्षा 12वीं का आपका जो फसल उत्पादन का आपका जो 4 सितंबर को जो पेपर होने वाला है, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के आना है, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में तक बने रहेगा। यहाँ पर मैं आप सभी को क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो वीडियो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो वीडियो को लाइक करना बनता है और एक अच्छा सा कमेंट भी बनता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आप इन क्वेश्चन नोट करना शुरू कीजिए। पहला चैप्टर क्या, अध्याय 1 जल निकास। उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, जल निकास से आप क्या समझते हो। अब आपका चैप्टर का नाम ही जल निकास है, तो आपको पता होना चाहिए कि जल निकास से आप क्या समझते हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और इस चैप्टर से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको यहाँ पर याद करना होगा जल निकास से आप क्या समझते हो, इसका महत्व बताइए। तो जल निकास क्या होता है, फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधोसतहों से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। बहुत ही सरल है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। इसका महत्व या लाभ क्या है, तो इससे भूमि की जो भौतिक दशा वो सुधरती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो भूमि की भौतिक दशा वो सुधरती है। दूसरा क्या है, भूमि में वायु संचार बढ़ता है। तीसरा क्या है, भूमि का जो तापमान अनुकूल रहता है, जिससे अंकुरण अच्छा होता है। और चौथा है, मृदा में जो किसी के जल की मात्रा में वृद्धि होती है। और पांचवा, भूमि क्षारीय अथवा अम्लीय होने से बची रहती है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जल निकास की कोई 4 आवश्यकता बताना है। तो यहाँ पर आप जल निकास की जो 4 आवश्यकता है, जो यूँ कहिए कि जल निकास की आवश्यकता के प्रमुख कारण है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी मैं आपको पढ़कर नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो यहाँ पर बाद में हम जो आपके अर्धवार्षिक पेपर के बाद में हम फुल डिटेल चैप्टर वाइज हम यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं। तो अभी पढ़ लीजिएगा, बाद में हम अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जल निकास की 4 आवश्यकता के जो प्रमुख कारण है वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर 5 कारण दिए गए, जिसमें जो आपको 4 सरल लगे वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, सरल तो सभी, आपको जो आसानी से याद हो जाए वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, जल निकास की परिभाषा मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं। जल निकास की कोई 3 प्रणालियों को समझाइए। तो जल निकास की जो परिभाषा तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। जल निकास की प्रमुख प्रणालियां निम्नलिखित है। पहली प्रणाली क्या है, प्राकृतिक प्रणाली। इस प्रणाली में नालियां भूमि के प्राकृतिक ढाल के साथ साथ जड़ेगी क्या है, बदलती रहती है एवं अंत मुख्य नाली द्वारा, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। दूसरी क्या है, हेरिंग बोन प्रणाली। और तीसरी है गेरी ड्रोन प्रणाली। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो जरूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिंचाई एवं जल निकास में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंचाई और जल निकास में यहाँ पर अंतर दिया गया। सिंचाई क्या होता है, सिंचाई आप यहाँ पर देख सकते हो, खेत में पानी देना सिंचाई कहलाता है। जल निकास, खेत से अनावश्यक पानी निकालना जल निकास कहलाता है। अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। दूसरा क्या है, सिंचाई हेतु नालियाँ खेतों से ऊंची बनाई जाती है, जबकि जल निकास में फालतू पानी बाहर निकालने वाली नालियाँ धरातल से नीचे बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 अंतर दिए गए, तो आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पृष्ठ एवं भूमिगत जल निकास में आपको नालियों में अंतर याद करना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करना है आपको। तो पृष्ठ नालियाँ, यूँ कही कि पृष्ठीय नालियाँ और भूमिगत नालियाँ में यहाँ पर अंतर दिया गया है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर 8 अंतर दिए गए, जो 5 सरल लगे वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जल निकास को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का वर्णन करना है। तो पहला है, आप यहाँ देख सकते हो, भूमि का ढाल। दूसरा, भूमि की किस्म। यहाँ पर मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे अगर आप पेपर में लिख कर आ जाओगे, तो आपका जो एग्जामिनर है, आपका जो कॉपी चेक करने वाला, वो आपका नंबर काट ही नहीं सकता है। ठीक है, नंबर मतलब वो उसके पास नंबर काटने का वजह ही नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्या, भूमि की कीमत। चौथा, अनावश्यक जल की मात्रा। बस आप 4 याद रखिएगा। उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर है पादप पोषण, उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, पादप पोषण की परिभाषा तथा पादप पोषक तत्व की अनिवार्यता की कोई 3 कसौटी लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप आपकी परीक्षा दिन उठाकर देखोगे तो ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा। तो पादप पोषण की परिभाषा क्या है, तो प्राय सभी पौधे जल एवं अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त करते हैं। भूमि में ये अकार्बनिक तत्व खनिज के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें खनिज तत्व या पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, तथा उनके पोषण को खनिज पोषण या पादप पोषण कहते हैं। ठीक है, खनिज तत्व या पोषक तत्व एक ही बात है, खनिज पोषण को या पादप पोषण को एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो ये सॉरी, हाँ यही है, इसकी है ना, क्या है, सॉरी क्या बात, क्या है, पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कोई 3 कसौटी। यहाँ तो मैंने आपको क्या बताया, परिभाषा बताया। पोषक तत्व की अनिवार्यता की 3 कसौटी आप यहाँ पर दी गई है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑर्नर नामक वैज्ञानिक ने 1938 में पादप पोषण में तत्वों की अनिवार्यता की निम्नलिखित कसौटियाँ बताई। ये 3 कसौटी
मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इन 3 कसौटी मतलब चाहकर भी, भूल कर भी, या यूं कहो कुछ भी करके, लेकिन इसे याद तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, रटो समझो याद करो कुछ भी करो, लेकिन जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति, ये तत्व है। ठीक है, पोषक तत्वों की प्राप्ति के 3 कारण 3 साधन लिखकर उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के प्रमुख साधन कौन कौन से? पहला है खाद्य एवं उर्वरक द्वारा, दूसरा है फसलों के अवशेषों द्वारा, तीसरा दलहनी फसलों द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, नोट कर लो। उसके बाद आपको जो तीसरा क्वेश्चन तैयार करना है, मृदा में पोषक तत्वों की हानि के 3 कारण लिखकर उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मृदा में पोषक तत्वों की हानि के प्रमुख कारण, पहला क्या? फसलों द्वारा पोषक तत्वों की भूमि से ग्रहण करना, दूसरा भूमि कटाव द्वारा, तीसरा खरपतवारों द्वारा। ठीक है, नोट करो। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है पौधों में नाइट्रोजन कमी के लक्षण। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा, पौधों में नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, पोटास की कमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% इन 3 चैप्टरों में यहाँ पर 3 क्वेश्चन बताऊंगा, उनमें से 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, तो जरूर नोट कर लीजिएगा, और अथवा में हो सकता है कि दोनों ही आ जाए। ठीक है, तो नोट करो फटाफट ये वाला क्वेश्चन, पौधों में नाइट्रोजन कमी के लक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं आप मेरे को तीनों से पूछे, ऐसे तो मैं कहूँगा कि तीनों तैयार करो, लेकिन अगर आप पूछो कि फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन में कौन सा याद करें, तो नाइट्रोजन वाला मैं आपको पहली वरीयता मैं नाइट्रोजन वालों को ही दूंगा, तो जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पौधों में फास्फोरस की कमी के लक्षण अभी मैंने बताया, बहुत ही सरल है। क्या होगा अगर फास्फोरस की कमी होगी तो क्या होगा? आप ही सोचो, पौधों की वृद्धि रुक जाएगी। नाइट्रोजन में भी यही हो सकता है, नाइट्रोजन में भी यही बात आती है कि पौधों की वृद्धि रुक जाती है। वही है, एक दूसरे से रिलेटेड ही है, कमी है तो फिर वही बात आएगी ना। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी मैंने पौधों में पोटास की कमी के, वही है, नाइट्रोजन वाला ही है, इसमें भी वही है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आपका जो तीसरा चैप्टर है खाद, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट में अंतर। 2024 का आपका जो वार्षिक का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो क्या है कंपोस्ट? तो पहला पौधों के अवशेषों पदार्थ। अभी यहाँ पर उनकी परिभाषा है, पहला जो अंतर है वो परिभाषा के आधार पर ही है। अभी किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच अगर आपको अंतर लिखना है तो उनकी विशेषताओं के आधार पर लिखोगे, या तो उनकी परिभाषा दे दो या तो उनकी विशेषता बता दो। तो पहला अंतर तो आप उनकी परिभाषा से ही दे दोगे, और ये हो सकता है कि कल आपके एग्जाम में पूछ रहे कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं, तो आप ये परिभाषा लिख कर आ जाओगे। वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हो, आप ये परिभाषा लिख कर आ सकते हो। वर्मी कंपोस्ट की तुलना में इसकी गुणवत्ता कम होती है, अब यहाँ पर कंपोस्ट इसकी कम है तो इसकी क्या होगी, कंपोस्ट की तुलना में इसकी गुणवत्ता 8 से 10 गुना अधिक होती है। अब क्या इसमें कौन सी, मतलब आप यहाँ पर रॉकेट साइंस लगाओगे कि सर ये याद नहीं हो रहा, बहुत ही सरल है, परिभाषा तो पढ़ना ही पड़ेगा, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं आप कह सकते सर हमको तो बिना पढ़े टॉप करना, नहीं, पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखे। तो आपको खाद एवं उर्वरक में अंतर याद करना है। तो खाद और उर्वरक या यूं कहे जीवाश्म खाद और रासायनिक खाद में अंतर, 5 अंतर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करना है तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कीजिएगा। हरी खाद, केचुआ खाद, नाटेप खाद की परिभाषा। हरी खाद, केचुआ खाद, अभी वर्मी कंपोस्ट और केचुआ खाद एक ही बात है। और याद रखिएगा, अभी यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि ये केचुआ खाद है। यहाँ पर बताओ किसान का मित्र किसे कहा जाता है, किसान का सच्चा मित्र किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताओ। उसके बाद नाटेप खाद है, इसकी परिभाषा याद करना है। हरी खाद के महत्व, अभी मैंने आपको हरी खाद की जो महत्व परिभाषा बताई, अब यहाँ पर परिभाषा डबल बता रहा हूँ, अब महत्व याद रखिएगा। ऐसा मतलब मैंने यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में आपको पूछ ले कि हरी खाद के महत्व बताए, तो आपके अगर पास टाइम है तो आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो। ठीक है, परिभाषा लिखोगे, उसके बाद महत्व लिखोगे, लेकिन नहीं टाइम है तो आप डायरेक्ट उसके महत्व लिखो। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा है वो लिखो। ठीक है, जैविक खाद किसे कहते हैं, इसके 2 महत्व लिखिए। जैविक खाद की परिभाषा बता रहा हूं और इसके महत्व बता रहा हूं। ठीक है, याद रखिएगा। चौथा चैप्टर है उर्वरक। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, उर्वरक किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ये चैप्टर का नाम ही उर्वरक है, तो आप समझिए कि ये क्वेश्चन अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके मतलब उर्वरक के बारे में आप इसके अंदर सभी चीज़, मतलब उर्वरक क्या होता है, इसके प्रकार पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे, तो इसमें पहले उर्वरक के बारे में पता होना चाहिए, इसका वर्गीकरण बताना है। तो उर्वरक क्या है, उर्वरक वे पदार्थ है जो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कारखाने में कृत्रिम रूप से तैयार करके प्रयोग किए जाते हैं। इनमें एक अथवा अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया। ठीक है, आपने देखा होगा यूरिया, DP,
फास्फोरस, ये सभी क्या उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक भी कहते हैं इनको। अब यहाँ पर देख सकते हो उनके वर्गीकरण क्या है, नाइट्रोजन उर्वरक, फास्फोरस उर्वरक, पोटास उर्वरक, जटिल उर्वरक। अगर आप गाँव से बिलोंग करते होगे, आपके घर में खेती करते होगे तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, नत्रजनीय मतलब नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के 4 नाम एवं उनके नत्रजन की प्रतिशत मात्रा लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर दिया गया, नोट करो, ठीक है। उनके जैसे कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन। अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार करते हो तो आपके ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी हो जाएगी। पूछा जाता है अमोनियम सल्फेट में कितना नाइट्रोजन होता है, तो क्या होता है 20.6%, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट तथा सिंगल क्या है सुपर फास्फेट में तत्वों की प्रतिशत मात्रा लिखिए। तो ये देखिए आप, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम सल्फेट, पूरा कंप्लीट जानकारी दी गई, नोट करो, नोट करो। जैव उर्वरक से आप क्या समझते हो, इनका महत्व लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। जैव उर्वरक किसे कहते हैं और जैव उर्वरक के महत्व को, लाभ को, एक ही बात है, ठीक है, नोट करो। पोटेशियम क्लोराइड तथा पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा लिखिए। तो पोटेशियम क्लोराइड में 60% तथा पोटेशियम सल्फेट में 48%। 2024 का आपका जो वार्षिक का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। मिश्रित तथा यौगिक उर्वरक में कोई 2 अंतर लिखिए, ये भी पूछा गया था। तो मिश्रित उर्वरक और क्या जटिल उर्वरक, या यूं कहे कि यौगिक उर्वरक में अंतर, तो केवल 2 अंतर है, याद कर लीजिएगा। 4, मतलब इसमें दीर्घ उत्तर प्रश्न आ रहा है तो 4 याद करना पड़ेगा। बेसल ड्रेसिंग तथा टॉप ड्रेसिंग में कोई 2 अंतर, बेसल ड्रेसिंग और टॉप ड्रेसिंग में अंतर है, ठीक है, नोट करो। टाइपिंग मिस्टेक, ये 5वां चैप्टर है। टाइपर भाई क्या कर रहे हो। तो ये आपका 5वां चैप्टर है, पोष संरक्षण। उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, खरपतवारों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खरपतवारों की प्रमुख विशेषता आपको याद करना है। फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि खरपतवार किसे कहते हैं। खरपतवार की परिभाषा यहाँ पर फटाफट कमेंट करके बताओ। अगर आप 11वीं में पढ़े होगे, यहाँ पर मैंने 11वीं भी पढ़ाई थी, तो अगर आप 11वीं में ये था खरपतवार की परिभाषा, तो फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले नंबर पर रखा है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर खरपतवारों से होने वाली हानियाँ लिखें। तो खरपतवार से क्या क्या हानियाँ हैं, तो आप देख सकते हो, नोट कर लीजिए। जो आपको 4 सरल लगे, जैसे कि खरपतवारों के बीच फसलों के बीच की किस्म को खराब कर देते हैं, खरपतवारों के बीच मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, खरपतवारों से सिंचाई की नालियों में जल की हानि होती है, खरपतवार फसलों के रोग एवं कीटों का आश्रय प्रदान करते हैं, ठीक है। तीसरा, फसल के संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर वास्तविक खरपतवार, संबंधित खरपतवार, रोगी खरपतवार, और ये पूछा जाता है, इनकी परिभाषा पूछ लेता है वो कभी कभी कि वास्तविक खरपतवार किसे कहते हैं, संबंधित खरपतवार किसे कहते हैं, रोगी खरपतवार किसे कहते हैं, या तो पूरा क्वेश्चन पूछ लेगा। ये नाम देखिए खरपतवार, जैसे कि वास्तविक होगा, संबंधित हो गए, इनका नाम देखकर आपको बोलेगा कि इनकी परिभाषा लिखो, ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। किन्हीं नींदनाशकों के नाम लिखिए। तो 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, TCA ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। खरपतवारों का उचित उदाहरण देते हुए वर्गीकरण लिखिए। तो वहां पर मैंने आपको फसलों के आधार पर बताया था, अब यहाँ पर जीवन चक्र के आधार पर बता रहा हूँ। तो 1 वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय खरपतवार पढ़ लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। जैसे कि बहुत बार आपको पूछा होगा कि बथुआ क्या है, बथुआ किस, मतलब क्या बोल सकते कि जीवन चक्र के आधार पर बथुआ किस, या यूं कहे कि 1 वर्षीय खरपतवार का उदाहरण लिखे। तो बथुआ, या यूं पूछ सकता है कि बथुआ जो है किस खरपतवार का वर्गीकरण है, ठीक है, मतलब किस, आप कौन से वर्गीकरण में से रख सकते हो, ठीक है। समझो क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। क्या बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 बीजपत्री खरपतवार, द्विबीजीय खरपतवार, तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो 6वां चैप्टर है पोष संरक्षण पार्ट 2, इसमें मैं आपको जो पोष संरक्षण पार्ट 1 जो आपका 5वां चैप्टर है, आपका जो 6वां चैप्टर है उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, कपास के 2 हानिकारक कीटों के साधारण नाम एवं उनके वैज्ञानिक नाम लिखे। तो कपास के जो 2 हानिकारक जो कीट है, गुलाबी कीड़ा और तनाछेदक, अब इनके वैज्ञानिक नाम क्या है। तो गुलाबी कीड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है पेक्टिनोफोरा गोसिपिएला, और जो तनाछेदक उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, स्पिनोपेट्रा गोसिप, ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर जो गेहूं की फसल में किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखे। तो आप देख सकते हो पहली है क्या है, क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू, और रोगजनक कौन है, एरिसाइफी ग्रेमनिस, और दूसरा है लूज स्पॉट, और रोग जो जनक है वो क्या है, ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा ट्रेटिसाई, ठीक है, नोट करो।
उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, गन्ने के दो प्रमुख रोगों एवं दो कीटों के नाम। तो पहला रोग है, आप देख सकते हो, लाल सड़न, और दूसरा है कुंडवा। और कीट की बात करें तो पायरेला और तना भेदक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैगन की फसल के दो प्रमुख कीटों तथा रोगों के नाम बताना। तो पहला कीट क्या है, बैगन का हड्डा, दूसरा है बैगन का तना और फल छेदक। और रोग की बात करें तो पहला है फल विलगन और दूसरा है छोटी पत्ती रोग, ठीक है। उसके बाद आपको जो पांचवा क्वेश्चन है, किन्हीं दो कीटनाशकों के नाम लिखिए। तो पहला है DDT और दूसरा है BSC। इन दोनों का फुल फॉर्म फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ। इनका फुल फॉर्म जो है फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओगे। तो आपका अध्याय 7 क्या है, फसलों की खेती का अध्ययन पार्ट 1। उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, धान की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। तो यहाँ पर जो वानस्पतिक नाम हो गया, उसका जो कुल हो गया, उत्पत्ति स्थान हो गया, उन्नत किस्में हो गया, और भूमि संबंधित आवश्यकता हो गया, उर्वरक हो गया, बीज की मात्रा, डोपक विधि, खरपतवार, ये तो छोड़ सकते हो, ठीक है। और रोग और कीट, तो यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके आधार पर इसको तैयार कर लीजिएगा। वानस्पतिक नाम 100% पूछेगा, कुल 100% पूछेगा, उत्पत्ति स्थान कभी पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद जो दो कीट और जो रोग होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछता है, ठीक है। और भूमि पूछ लेता है, तो नोट करो। उसी प्रकार आपको सोयाबीन की खेती का निम्नलिखित शीर्षकों में वर्णन कीजिए। तो सोयाबीन आपको यहाँ पर उसका वानस्पतिक, उसका नाम, उसकी उत्पत्ति स्थान, उसकी जलवायु, भूमि, रोग, कीट सभी याद करना है। अब ये जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप इनको पढ़ना तो पड़ेगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार नज़र घुमा लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अरहर की फसल का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो वानस्पतिक नाम हो गया, सभी का बता रहा हूँ, वानस्पतिक नाम हो गया, कुल हो गया, और जो रोग हो गया, और ये जो कीट है और भूमि, थोड़ा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा याद रखिएगा, ठीक है, इनको मतलब याद करना ही है, ठीक है। अरहर का जन्म कहाँ हुआ है, भारत में, जन्म स्थान। मूंग की खेती का निम्नलिखित शीर्षकों में वर्णन कीजिए, नोट करो। उड़द की खेती का निम्नलिखित मतलब उड़द की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों पर कीजिए। वानस्पतिक नाम, परिवार या कुल, उत्पत्ति स्थान, उसके बाद जो दो रोगों के नाम, और कीट वीट देख लेना। उसके बाद आपका जो 8वां चैप्टर है, फसलों की खेती का अध्ययन पार्ट 2। अब यही भी है। अब यहाँ पर मैं ही क्या कर सकता हूँ कि सर आप इतने बड़े क्वेश्चन बता रहे हो। अब यार बेटा बताना तो पड़ेगा यार, आएंगे तो सही वो। गन्ने की जो खेती का निम्नलिखित शीर्षकों में वर्णन कीजिए। मिस्टेक है, वनस्पति का नाम हो गया, ये याद कर लीजिएगा। जन्म स्थान हो गया, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है मैं जो बता रहा हूँ वो तो याद करना ही पड़ेगा। फसलों में लगने वाले दो रोगों के नाम, ठीक है। गन्ने की पेड़ी से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लाभ और दो हानियां बताना है। सॉरी यहाँ पर बोला नहीं, लेकिन इसके लाभ और हानियां बताना। तो गन्ने की पेड़ी क्या होता है, गन्ने की बोई फसल की कटाई के बाद उसी खेती में बोई गई फसल की जड़ों से गन्ने के नए पौधे तैयार होते हैं। आप सभी ने देखा होगा, इन पौधों से गन्ने की जो फसल तैयार होती है उसे गन्ने की पेड़ी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि गन्ने को बो दिया, फिर गन्ने को काट लिया, लेकिन ऐसा कुछ रहता है कि उसमें जो गन्ने के जो मतलब पहले से उसकी जो जड़ रहती है वो नए पौधे तैयार होते हैं, ठीक है। तो इन पौधों से गन्ने की जो फसलें तैयार होती है उसे गन्ने की पेड़ी कहते हैं। इसके लाभ यहाँ पर बताए गए, इसकी हानि भी मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करिएगा। ये इसकी हानियाँ हैं, नोट करो। उसी प्रकार चने की खेती के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। तो इनका आपको यहाँ पर वानस्पतिक नाम, कुल, उत्पत्ति स्थान, उन्नत किस्में, सभी रोग, कीट वीट सब बताना है, ठीक है। अब वीडियो को रोक कर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मटर की खेती का निम्नलिखित शीर्षकों में वर्णन कीजिए। उसके बाद अध्याय 9 मशरूम की खेती। उसमें आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना है, मशरूम किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मशरूम से आप क्या समझते हो, तो वर्षा ऋतु में कूड़े के ढेर, आपने वो छत्ता नामक देखा है, छतरी, जहाँ कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, पर अपने छतरी नुमा आकार के सफ़ेद, भूरे, पीले रंग के फुफद उगते हुए दिखाई देते होंगे, जिन्हें मशरूम कहते हैं। वर्षा ऋतु मतलब ये जो बारिश वारिश होती है, तो आपने देखा होगा ये जो कूड़े के ढेर पर छतरी नुमा एक, उसे ही मशरूम कहते हैं, ठीक है। मशरूम कितने प्रकार का होता है, तो मशरूम जो है 4 प्रकार का होता है। श्वेत बटन और आयरोस्टर मशरूम तथा पेड्रिस्ट मशरूम, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मशरूम का वैज्ञानिक नाम क्या है, एगरिकस बायोस्पोरस।
क्या है, स्पन की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर बताया गया, नोट करो। फिर 10वां चैप्टर है अलंकृत बागवानी। उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, अलंकृत बागवानी के महत्व। अलंकृत बागवानी क्या होती है, सभी लोग कमेंट करके बताओगे। उसके बाद अलंकृत बागवानी के महत्व क्या है, तो अलंकृत उद्यान में विभिन्न प्रकार के फलों को उगाकर उनमें तैयार तेल, सेंट आदि बेचकर आर्थिक लाभ होता है। शोभाकारी उद्यान मन बहलाने का उत्तम स्थान है। यहाँ कुछ देर बैठने मात्र से ही मानसिक सुकून मिलता है तथा व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर ये पर्यावरण प्रदूषण को रोकता है। तो यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए, नोट करो। अलंकृत बागवानी के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सुझाव या उपाय दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए, नोट कर लीजिए। भारत के प्रमुख शोभाकारी उद्यान के नाम एवं उनके स्थान। तो पूछा जाता है कि वृंदावन गार्डन का है, तो वृंदावन गार्डन का है मैसूर। मुगल गार्डन दिल्ली का है, दुगली मुगल दिल्ली से रेट कर सकते हो। शालीमार गार्डन श्रीनगर। बोटनिकल गार्डन ऊटी का है। सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि ये ऊटी का है। ठीक है, बता दो, नहीं आप बताओ। ठीक है, 11वीं में भी था ये। क्या है फिर, क्या गुलदाउदी एवं केली के वनस्पति के नाम तथा कुल लिखिए। तो गुलदाउदी का वनस्पति नाम यहाँ पर बताया गया है, कुल भी बताया गया है, केली का वनस्पति नाम भी बताया गया है। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताओ। किन्हीं 2 फूलदार वृक्षों के नाम और उनके वनस्पति के नाम। तो गुलमोहर और क्या है, अमलतास। किन्हीं 3 वायुवृत्ति अथवा छायादार झाड़ियों के नाम और उनके वनस्पति के नाम। तो बांस, क्या है, बांस का बेम्बूसा स्पी पॉपुलस स्पी फरास, क्या है, टेम्ब्रिक्स आर्टिकुल्टा। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर आपको 1 से लेकर 10 तक के चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बताए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपकी स्कूल में जितना आपको सिलेबस बताया आपको वहाँ तक ही पढ़ना है। अगर आपको यहाँ पर 8 तक के चैप्टर का सिलेबस आपको बताया गया है कि आपको 8 तक के चैप्टर का सिलेबस बताया गया है, तो आपको 8 ही चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ के जाना है। आपको 2, 9 और 10 के नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जितना आपकी स्कूल में आपको करा दिया गया है, जहाँ से यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपकी सब्जेक्ट इस बार त्रैमासिक पेपर का सिलेबस इतना है, तो आपको उतना ही पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आप सभी को उतना ही पढ़ना जितना कि आपके स्कूल में बताया गया है। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते वीडियो में, जय हिंद।